हो सकता है बच्चों ये टाइम आप लोगों के लिए कंफर्टेबल ना हो सकता है ये स्पेशल वीडियो का टाइम आप लोगों के लिए कंफर्टेबल ना हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए कंफर्टेबल टाइम स्पेशल, क्योंकि ये तो हफ्ते में एक ही होना है ऐसा क्लास, तो आप लोग बता सकते हैं कि स्पेशल आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल टाइम कौन सा रहता है पूरे दिन भर में, उस टाइम पे हम लोग स्पेशल क्लास को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा दिन हम सुपर वेडनेसडे बनाने के मूड में थे, लेकिन आज सुबह से ही सुपर वेडनेसडे नहीं बन रहा है, बस सुबह का क्लास ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद आज बहुत दिक्कतें आई हैं। क्विज भी जिस तरह का चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया था, किसी तरह से चीज़ें हो पाई हैं लास्ट टाइम पे। ऐसे ही अभी मॉर्निंग से लाइट नहीं है, मतलब आफ्टरनून से लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर भी सारा खत्म हो गया था, तो ऐसी कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से आज सुपर वेडनेसडे में काफ़ी समस्या आई, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा दिक्कतें कितनी भी आए ये तो चलता रहेगा, हमें काम है परफॉर्म करना, तो जैसी भी चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी उसके हिसाब से हम लोग परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो यही हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके आए हैं बच्चों, और इसी टारगेट को हम लोग यहाँ पे पूरा करेंगे। नाउ बस आपको समझना ये है कि हम लोग यहाँ पे जो भी करने वाले हैं, क्लियर है, उसको आपको प्रॉपरली इस तरह से समझना है, उस सारे कंसेप्ट्स को, सब जो भी हम लॉजिकल चीजें डिस्कस करेंगे। स्पेशल लेक्चर्स हम इसको नाम इसलिए देते हैं, ये नहीं है कि स्पेशली कोई वीडियो से सिलेबस से अलग कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेशल लेक्चर्स मतलब यहाँ पे ये है कि जिन चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है या जिनको हम सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के निकाल रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा इस डिटेल में समझने की कोशिश करें, स्पेशली उन टॉपिक्स पे जो टॉपिक्स हो सकता है हमें आगे जाके परेशान करें, या किसी इंटरव्यू या किसी स्किल टेस्ट में भी कोई हमसे उसके बारे में जानना चाहे, उसके कंसेप्ट को बारे में जानना चाहे, उसकी डेप्थ को जानना चाहे, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे होते हैं, तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, जिसको बहुत ज्यादा सबने कंफ्यूज किया है और बहुत ज्यादा हम लोगों ने पूछा है, और कभी भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहता है, वो है हमारा थ्योरीज ऑफ फेलियर, ठीक है ना। द टॉपिक वी हैव थ्योरीज ऑफ फेलियर। जब मैं कहता हूं ये टफ है, ये कंफ्यूजिंग है, तो ये मैं अपने हिसाब से कहता हूं, हो सकता है आप लोगों को ये बहुत इजी लगा हो, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं थ्योरीज ऑफ फेलियर को उतनी अच्छी तरह से समझने के लिए दिक्कत आती है, समझाने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं भी एक कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा इजी वे में इस चीज को समझाने का कोशिश किया जाए, कि बिल्कुल एक इजी वे में समझ आए, क्योंकि यहां पे बस याद ये रखिएगा, थ्योरीज ऑफ फेलियर समझने के लिए सिर्फ एक मेन कंडीशन है हमारे पास, वो कंडीशन है यू शुड हैव नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरीज ऑफ फेलियर उसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो ये हम मान के चलेंगे कि थ्योरीज ऑफ फेलियर के लिए जो एक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज है, खासकर मोहर सर्कल वाले चैप्टर का, वो आपको थोड़ा सा है, अच्छा नॉलेज है, उस बेसिक फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अगर है तो फिर इजी है हमारे लिए। तो यहां पे जब हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं प्रॉपर, जहां पे जब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर की, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि थ्योरीज ऑफ फेलियर मतलब यहां पे कुछ थ्योरीज की, अब बच्चों बाकी सब चीजें भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए, हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये थ्योरीज ऑफ फेलियर सेशन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना। इसके एक सेशन अभी और एक सेशन बाद में लिया जाएगा, तो एक सेशन जो पहला लेना है उस पर पूरा ध्यान लगाइए। अगर आपको वो 2-3 थ्योरीज भी समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए आप पूरी तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे, फिर आगे भी समझ में आएगी। क्लियर है? तो ध्यान से अभी थोड़ी देर सब कुछ भूल के फिलहाल फोकस सिर्फ यहां पे रखिए जो मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? सुनिए, थ्योरीज ऑफ फेलियर नाम सीधा सीधा है कि कुछ ऐसी थ्योरीज दी गई हैं जो फेलियर के बारे में बता रही हैं। अब यहां पे फेलियर किस तरह के हैं पहले तो देखिए, हमारी लाइफ में भी हम बोलते हैं फेलियर, तो फेलियर हम किस चीज को बोलते हैं? हम अपनी लाइफ में फेलियर किस चीज को बोलते हैं? हम बोलते हैं फेलियर, हम कब बोलेंगे कि हम एक फेलियर हमें हुआ है लाइफ में, वो हम कब बोलेंगे? जब हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें और वो टास्क हम ना परफॉर्म कर पाए। समझ आ रही बात? जब हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें और हम वो टास्क परफॉर्म ना कर पाए तो हम क्या बोलेंगे? वी हैव अ फेलियर इन दैट टास्क, ठीक है ना। उसी चीज को फेलियर बोलेंगे। सेम विद मटेरियल है, मटेरियल भी कोई टास्क अगर परफॉर्म करना चाह रहा है और वो टास्क वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, समझ आ रही बात?
जो टास्क को परफॉर्म करना चाह रहा है, आपने मटेरियल को किसी शाफ्ट के लिए लगाया है, घुमाने टॉर्जन के लिए लगाया है, आपने मटेरियल को कहीं टेंसाइल फोर्स के लिए लगाया है, आपने मटेरियल को किसी भी तरह की लोडिंग के लिए वो मटेरियल लग रखा है, उस पर अलग तरह का कोई भी लोड लग रहा है, तो अगर वो उस लोड पे टिका रहता है, ठीक है ना, उस टास्क को परफॉर्म कर पाता है परफेक्टली, जिस टास्क को हम लोग उसे परफॉर्म कराने के लिए हमने लगाया है, तो वो हमारा क्या होगा, एक सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो वो फेलियर है। तो याद रखिए, पहले तो दिमाग से मिथ हटा दीजिए, फेलियर मतलब ब्रेकिंग या फ्रैक्चर नहीं होता है। क्लियर है? फेलियर मतलब सिर्फ फ्रैक्चर। ये नहीं बोल रहा मैं कि फ्रैक्चर होता ही नहीं है, सिर्फ फ्रैक्चर नहीं होता है, नॉट ओनली फ्रैक्चर। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मटेरियल फ्रैक्चर हुआ तभी वो फेल कहलाएगा, नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर 100 में से 33 मार्क्स लाने वाला पास है, 32 मार्क्स लाने वाला फेल है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह 32 मार्क्स लाने वाला फेल होगा या 33 वाला पास होगा। कहीं कहीं क्राइटेरिया 40 मार्क्स का होगा तो 40 वाला भी फेल होगा। तो डिपेंड करता है क्राइटेरिया क्या है, टास्क क्या है। कहीं टास्क 33 लाना है तो 32 वाला फेल है, कहीं टास्क 50 लाना है तो 49 वाला फेल है, कहीं टास्क 80 लाना है, भाई आपका सिलेक्शन होता है कहीं, तो अगर मार्क्स की कट ऑफ जो है वो 100 में से 90 भी जा रही है, तो फिर 89 वाला तो अच्छा पेपर करने के बाद भी फेल ही हुआ ना। समझ आ रही बात? तो मींस कहने की बात यह है कि ये हम तय करते हैं कि फेलियर की लिमिट क्या है। तो आपको ये सोचना नहीं है कि फेलियर मतलब कोई फ्रैक्चर होता है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? फेलियर डजंट मीन फ्रैक्चर ओनली, फ्रैक्चर भी हो सकता है लेकिन डजंट मीन फ्रैक्चर ओनली। फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास हम जनरली दो तरह के मटेरियल की बात करते हैं, दो तरह के मटेरियल की बात करते हैं। एक करते हैं हम डक्टाइल और एक करते हैं हम ब्रिटल। ठीक है? तो डक्टाइल और ब्रिटल के लिए फेलियर हम लोग क्या लेते हैं, याद रखिए। ठीक है? अगर हम बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल की, अब आपको पता है डक्टाइल मटेरियल में क्या आ जाती है, यील्डिंग आ जाती है, डिफॉर्मेशन आती है। डक्टाइल मटेरियल में यील्डिंग और डिफॉर्मेशन आती है। तो ऐसे में फेलियर डक्टाइल मटेरियल के लिए हमारे पास होता है यील्डिंग। तो यील्डिंग जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए फेलियर होता है, जहां से परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो अगर मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो हम कहेंगे ये फेलियर हो गया। क्लियर है? तो जनरली हम लोग जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम किसको बोलेंगे, लिमिट। तो स्ट्रेस लिमिट क्या होगी हमारी, तो याद रखिए डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस लिमिट होगी यील्ड, सिग्मा वाई। ठीक है? तो हम कहीं पर भी बोलेंगे कि डक्टाइल मटेरियल है, चेक करिए डक्टाइल मटेरियल आपका सेफ है या नहीं, तो वी विल चेक दिस वैल्यू विद सिग्मा वाई। हम कंपेयर करेंगे सिग्मा वाई से, ये बात समझिएगा। ठीक है? समझ आई बात? और अगर हमारा ब्रिटल मटेरियल कहीं पर हम चेक कर रहे होंगे तो ब्रिटल मटेरियल हमारा क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल कहां फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल में यील्डिंग तो होती नहीं है, ब्रिटल मटेरियल में यील्डिंग तो होती नहीं है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, सीधा फ्रैक्चर आता है। तो इसका जो होता है वो होता है अल्टीमेट पॉइंट, इसका सीधा होता है अल्टीमेट पॉइंट। तो यहां पे जिस तरह से डक्टाइल मटेरियल के लिए फेलियर डिफॉर्मेशन माना जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन यील्डिंग माना जाता है, उसी तरह से ब्रिटल के लिए जो फेलियर है वो क्या माना जाएगा, ब्रिटल के लिए फेलियर जो है वो अल्टीमेट और ब्रेकिंग माना जाएगा, फ्रैक्चर माना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल के लिए जो है वो अल्टीमेट वैल्यू, अल्टीमेट या फ्रैक्चर हम बोल सकते हैं, वो फेलियर होगा। तो वो अल्टीमेट वैल्यू, तो मतलब हम ब्रिटल मटेरियल में कभी हम कंपेयर करेंगे कि किसी की वैल्यू को कि ये फेलियर है या नहीं है, तो इट विल बी सिग्मा यू से कंपेयर करेंगे, बस अल्टीमेट। समझ आ रही बात? तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर जो करने जा रहे हैं उसमें हम किसी डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को अगर चेक करेंगे कि वो फेल होगा या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, डक्टाइल मटेरियल को चेक करेंगे हम कि उसकी वैल्यू जो है, जो भी स्ट्रेस उसमें लग रहा है, डक्टाइल मटेरियल में लगने वाला स्ट्रेस हमेशा, ठीक है ना, चेकिंग कंडीशन क्या होगी, चेकिंग कंडीशन या सेफ कंडीशन क्या होगी। देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। सेफ कंडीशन क्या होगी फिर, कि जो भी स्ट्रेस लग रहा है डक्टाइल मटेरियल में, वो स्ट्रेस हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा वाई के। कब, डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए सेफ कंडीशन क्या हुई हमेशा, कि सिग्मा वन जो है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई होना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेंगी चीजें, पर रहेगा लगभग सिग्मा वाई से कंपेयर हमेशा। और सिग्मा वन जो है ब्रिटल के लिए अगर बात करें तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा यू।
तो कुछ इस तरह की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस तरह की हम बेसिकली बात यहां पे करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ नाउ अब ये सिंपल सी बात हम समझ गए, एक डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का बेसिक्स हम समझ गए कि डक्टाइल मटेरियल के लिए बॉर्डर लाइन क्या है, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन क्या है। नाउ अब देखिए, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हम इतना तो हम समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए उसमें जो लोड लग रहा है, आइदर ये डक्टाइल हो या ब्रिटल हो, तो किसी भी मटेरियल के लिए उसमें जो लोड लग रहा है उसके लिए जो उसकी वैल्यू आएगी स्ट्रेस की, मैक्सिमम जो भी हम स्ट्रेस लेंगे वो मैक्सिमम स्ट्रेस हमेशा डक्टाइल के लिए यील्ड से कम और ब्रिटल के लिए फ्रैक्चर अल्टीमेट पॉइंट स्ट्रेस से कम होना चाहिए, ये हम मान के चल रहे हैं। क्लियर है, समझ गए इतनी सी कंडीशन। नाउ अब इसके ऊपर अगर बात करें हम लोग, तो इन्हीं को रिलेटेड, इन्हीं को इनसे बचाए कैसे, मतलब यील्ड से कम कैसे रखे डक्टाइल के लिए, ब्रिटल से कम कैसे रखे, ब्रिटल में अल्टीमेट से कम कैसे रखे ब्रिटल के लिए, इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसी के लिए कुछ थ्योरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं और उन्हीं थ्योरीज को हम लोग बोलते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर। इस थ्योरीज ऑफ फेलियर में क्या होता है, ये अलग 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 आदमी के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग रिसर्चर जो है वो अलग अलग थ्योरीज को बताते हैं, और वो थ्योरी, इसमें ये कुछ नहीं है बच्चों की ये थ्योरी उसके लिए है या उस मटेरियल के लिए है। हाँ, कोई भी थ्योरी किसी भी के लिए भी लगा सकते हो आप, लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट वगैरह के थ्रू चेक करके कंपेयर करके ये देख लेते हैं कि कौन सी किसके लिए बेस्ट है, कौन सी किस मटेरियल के लिए प्रेफरेबल है। तो ये हमने तय करना है आज, ठीक है ना। तो आज हम ये खुद तय करेंगे कि कौन सी थ्योरी किस मटेरियल के लिए प्रेफरेबल है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ थ्योरीज ऑफ फेलियर दी गई है। थ्योरीज ऑफ फेलियर सिंपल क्या करती है, देखो अब यहां पे हम सिंपल सी बात करें, हम ये कह सकते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, उस बॉडी में मान लीजिए हमने स्ट्रेस लगाया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है जो आप पूछ सकते हैं जैसे जैसे आपके समझ में आएगा। आप ये कह रहे हैं कि सर हमने किसी बॉडी है, कोई मेटल बॉडी हमने ली, उस बॉडी पे हमने स्ट्रेस लगाया, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, तो हम इस थ्योरी ऑफ फेलियर से, आपका कहने का मतलब ये, मैं आपकी बात बोल रहा हूं, आप कह रहे हैं मुझे कि सर हमने किसी बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, उस टेंसाइल स्ट्रेस लगाने पे हम ये कह रहे हैं कि थ्योरीज ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि जो सिग्मा 1 होगा मैक्सिमम, ठीक है ना, वो लेस देन इक्वल टू हमारा सिग्मा वाई होना चाहिए डक्टाइल मटेरियल के लिए। ये हम कह रहे हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग। पर हम ये कह रहे हैं कि थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत ही क्या है फिर, ये तो हमें पता होता है भाई। यूटीएम में हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है, उस यूटीएम में हम टेंसाइल टेस्ट जब करते हैं, टेंसाइल टेस्ट जब करते हैं, तो उस टेंसाइल टेस्ट में हमें ऑलरेडी पता होता है कि सिग्मा 1 जो है वो कहां पे टूटेगा, उसकी अल्टीमेट क्या होगी, उसकी यील्ड क्या होगी, भाई निकाल चुके हो ना आपके पास, तो पूरा टेबल पड़ा होता है ये, भाई कॉपर की कितनी है, स्टील की कितनी है, तो आप हर डक्टाइल और हर ब्रिटल मटेरियल के लिए ये वैल्यूज तो निकाल चुके हो, उसकी यील्ड और उसकी अल्टीमेट वैल्यूज। तो जब आप ये जानते हो ऑलरेडी, तो फिर थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत क्या है। समझ आ रही है बात को, समझ रहे हो मेरी क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, आप मुझसे पूछ सकते थे या पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप पूछना नहीं है क्योंकि मैंने पूछ लिया आपकी बात, ठीक है। तो सिर्फ समझो कि आप क्या पूछ सकते थे, आप ये पूछ सकते थे कि सर थ्योरीज ऑफ फेलियर की नीड क्या है, जब हम हर मटेरियल का टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट करके देख चुके हैं कि उसकी अल्टीमेट वैल्यू टेंसाइल के लिए कितनी है, उसकी यील्डिंग वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। हम तो सबके लिए निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आप देखते हो पूरा डेटा दिए रहता है, भाई कॉपर की अल्टीमेट वैल्यू इतनी होती है, इसकी यील्डिंग की वैल्यू इतनी होती है स्टील की, है ना। तो जब हम ये सब कुछ कर चुके हैं, तो क्या नीड है हमारी यहां पे थ्योरीज ऑफ फेलियर के लिए। बट सर ये बस बाय एक्सियल के लिए होता है, अदर के लिए नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और इसको इंप्रूव करें आपके स्टेटमेंट को। किसने दिया है ये स्टेटमेंट, वेरी गुड, मुकेश ने, बहुत अच्छा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों थ्योरी ऑफ फेलियर की नीड है, वो ये है कि जब आप यूटीएम में टेंसाइल टेस्ट कर रहे हो या कंप्रेसिव टेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज ओनली यूनिएक्सियल। ये जो है वो यूनिएक्सियल लोड है, मतलब लोड सिर्फ एक एक्सिस में लग रहा है, बस एक ही एक्सिस में आप लोडिंग देख रहे हो। लेकिन जब आप, वेरी गुड वेरी गुड, अब सबके समझ में आ गया, रौनक ने भी सही जवाब दिया है। अब क्या है, जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई करते हो किसी, तो ऐसा नहीं होता है।
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली लाइफ में जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल लोडिंग होती है, मतलब कंबाइंड लोडिंग होती है। ठीक है ना। तो यहां पे सिर्फ टेंसाइल टेस्ट में हम सिर्फ यूनी एक्सियल लोडिंग का रिजल्ट हमें दे रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम प्रोडक्ट को लेके चलते हैं किसी, तो वहां कोई एक तरह की लोडिंग नहीं होती। या किसी मशीन या किसी इंजन में कोई पार्ट लगा है तो वहां किसी एक तरह की लोडिंग नहीं होगी, वहां होगी कंबाइंड लोडिंग। कंबाइंड लोडिंग, वहां हमारे पास कंबाइंड लोडिंग होती है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो ये कंबाइंड लोडिंग के लिए बेसिकली हम थ्योरीज ऑफ फेलियर लगा रहे हैं। समझे बात को? तो इसको बस सबसे पहला रीजन आपके पास ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरीज ऑफ फेलियर। सो फॉर दैट थ्योरीज ऑफ फेलियर्स इज इंट्रोड्यूस्ड। थ्योरीज ऑफ फेलियर इसी कंबाइंड लोडिंग के लिए ही इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि जब इस तरह के कई सारे लोड होंगे तब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस वैल्यू से कंपेयर करें। आप तो एक ही डायरेक्शन की वैल्यू जानते हैं। समझ आ रही बात? क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना। तो ये चीज को समझिएगा, ठीक है ना, इस बेसिक सी बात को समझिएगा। तो अब यहां पर ये समझिए दूसरी बात, एक बात क्लियर हो गई यहां तक कि सबको समझ आ गई क्या नीड है हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर की, जरूरत क्या है। ठीक है। देखो जितना भी मैं आज कराऊंगा बच्चों, आपको इसको अगर बहुत अच्छे से समझ लेते हो आप, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ठीक है ना। फिर आप आगे का थ्योरीज ऑफ फेलियर पूरा अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि ये बेसिक स्टार्टिंग है जो आपको समझना है, मेन मूल जो आपको समझना है, द व्हाट इज द बेस। तो यहां पे इस कंबाइंड लोडिंग, तो अब हम करेंगे कैसे? तो अब थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या कैसे करेगी? अब थ्योरीज ऑफ फेलियर का क्राइटेरिया ये होगा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर एक कंबाइंड लोडिंग का केस लेगी। ठीक है ना। हर थ्योरी जो है वो एक कंबाइंड लोडिंग का केस लेगी। हम एक कंबाइंड लोडिंग का केस लेंगे, उस कंबाइंड लोडिंग से हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस या स्ट्रेन एनर्जी या शेयर स्ट्रेस, अलग अलग जो भी चीजें हैं, तो वहां पे हम ये स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे और उस स्ट्रेस को कंपेयर करेंगे हमारी यूनी एक्सियल लोडिंग के टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू के साथ, मतलब सिग्मा वाई और सिग्मा यूटी, इसके साथ। ये वैल्यूज हमें कहां से मिल रही है? ये वैल्यूज हमें मिल रही है टेंसाइल टेस्ट से, मटेरियल के टेंसाइल टेस्ट से, मतलब यूनिएक्सियल लोड से जो रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे हमारे प्रैक्टिकल कंबाइंड लोड के रिजल्ट को। क्यों? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज वहां से दे ही रहा है ना हमें कि भैया किसकी अल्टीमेट कितनी है, इस मटेरियल की यील्ड कितनी है। तो जो हमें अल्टीमेट यील्ड मिलती है एक्सपेरिमेंटली, उनसे हम लोग अपने कंबाइंड लोड के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। ये है हमारा अलग अलग थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो अलग अलग थ्योरीज में हिसाब से क्या होगा? तो अलग अलग थ्योरी जो है वो अलग अलग लेवल पे चीजों को लेके चलेगी। कोई स्ट्रेस को लेके, कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस को लेके चलेगा, कोई शेयर स्ट्रेस को लेके चलेगा। तो ऐसे में इनसे आया हुआ जो रिजल्ट होगा उसको हम टेंसाइल लोड से आए हुए रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और एक रीजन ड्रॉ करेंगे। उस रीजन को बोलेंगे हम रीजन ऑफ सेफ्टी। एक ग्राफ में एक रीजन ड्रॉ करेंगे, उस रीजन को हम बोलेंगे रीजन ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना। तो रीजन, देखो ये आप कह रहे हो कि लेकिन सर बायएक्सियल का तो मोर सर्कल से भी निकल जाता है, तो स्ट्रेस तो निकल जाता है, लेकिन वो स्ट्रेस सेफ है या नहीं है ये तो नहीं पता चलता ना भाई। स्ट्रेस की अल्टीमेट वैल्यू थोड़ी ना निकल रही है वहां से। मोर सर्कल से सिर्फ आप स्ट्रेस ही तो निकाल पा रहे हो कि इस पॉइंट पे इतना स्ट्रेस लग रहा है, क्या वो स्ट्रेस सेफ है या नहीं है ये थोड़ी ना पता है। ये तो तब पता चलेगा जब उसको आप अल्टीमेट से कंपेयर करोगे। तो यहां पे हम स्ट्रेस निकालना नहीं सीख रहे हैं, थ्योरीज ऑफ फेलियर से हम लोग ये सीख रहे हैं कि एक रीजन ऑफ सेफ्टी क्या होता है किसी के लिए भी, कि अगर हम इस रीजन ऑफ सेफ्टी में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, उस रीजन ऑफ सेफ्टी से बाहर रहेंगे तो हम अनसेफ रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी से। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज क्या दी गई हैं, तो पहले थ्योरीज को नोट करें कि हमारी ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं वो हमें दी गई है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है आगे सॉल्व करेंगे, थ्योरीज को पढ़ना शुरू करेंगे। तो वी हैव सच अ डिफरेंट थ्योरीज वी हैव। ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज हैं? तो वी हैव अ डिफरेंट थ्योरीज। पहली दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। क्लियर है ना। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी याद रखिएगा। इसके आपको जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं उनके नाम बहुत जरूरी हैं याद रखने, तो उनके नाम याद रखिएगा क्योंकि उनके नाम के बेसिस पे ही ये पूछी भी जाती हैं। दैट इज कॉल्ड रैनकाइन्स थ्योरी, रैनकाइन्स थ्योरी। ठीक है।
ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, इसको हम गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी भी बोलते हैं, सब नाम है, गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी भी बोलते हैं, ट्रेस्कास थ्योरी, दैट इज कॉल्ड गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी। थर्ड हमारी पास आती है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। थर्ड आती है हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसको हम लोग सेंट वेनांस थ्योरी भी बोलते हैं, सेंट वेनांस थ्योरी। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट वेनांस थ्योरी। तो ये इन नाम से जरूर पूछी जाती है बच्चों, तो नाम बहुत अच्छे से याद रखेगा। ठीक है ना। फोर्थ वन इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेन या टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं इसे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसका नाम ये भी है, दैट इज कॉल्ड हैग्स थ्योरी, हैग्स थ्योरी, HAIGH। अच्छा H भी लगा देना भैया, मैंने बोला ना नाम इनके गलत मत लिख देना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा शराब लगेगा कि कुछ समझ नहीं आएगा, तो इनके नाम बिल्कुल सही लिखने हैं, हैग्स थ्योरी। और लास्ट होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉन मिसेस थ्योरी, वॉन मिसेस थ्योरी। ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। ठीक है ना। तो ये है बच्चों हमारे पास ये है हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज जो हम लोगों को पढ़नी है। उसमें हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंटली हमें ये याद रखनी है, ये दो थ्योरीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिजल्ट को निकालने के लिए। ठीक है ना। तो पहले आज हम सबसे अच्छे से इन दो थ्योरीज को पढ़ेंगे, दैट इज द रेनकाइंस थ्योरी एंड गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी। उसके बाद फिर हम ये बाकी की तीन थ्योरी एक साथ देखेंगे, क्योंकि सबसे जो पहले बेस बनना है आपका वो यहीं से बन जाएगा, उसके बाद चीजों को फॉलो करना है और फॉर्मूले बदलते रहेंगे बस। क्लियर है। तो याद रखिएगा बच्चों, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड, तो जरूरी नहीं है कि ये सारी थ्योरीज बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये सारी थ्योरी जो है वो बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इन थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल आज की डेट में यूज नहीं होती हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकली जिनके रिजल्ट जो है वो आज की डेट में बिल्कुल यूज नहीं होते हैं। लेकिन आपके कोर्स वर्क के हिसाब को आपको थ्योरीज का पता होना चाहिए, लेकिन कुछ थ्योरीज में बिल्कुल ऑब्सोलीट हैं जो यूज नहीं होती हैं प्रैक्टिकली। ठीक है ना, क्योंकि उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, तो वो हम देखेंगे क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है ना, और यहां पे हमें टोटल हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैथमेटिक्स का यूज करना है, और उसके बाद हम थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो लिखना बात की बात है, हमें समझना है मेनली, तो आप पूरा ध्यान लगाएंगे फर्स्ट थ्योरी को समझने में। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दैट इज कॉल्ड रेनकाइंस थ्योरी। क्लियर है, नोट कर लिया ना। तो वी विल स्टार्ट विद मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दैट इज रेनकाइंस थ्योरी। नाउ अब ध्यान से समझिएगा इसे। बिल्कुल सबके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने बोला ना स्पेशल वीडियो में तो आप पूछो ही मत क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। स्पेशल वीडियो इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर मैकेनिकल। फर्स्ट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। नाउ बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे कंसेप्चुअली तो बहुत आसान है, कुछ खास नहीं। नाउ देखिए, अब यहां पे हम बोल रहे हैं सर ये थ्योरी आई क्यों सर जी। अब ना फॉरगेट फालतू कमेंट्स पे अब ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। थ्योरी पहले आ गई है, आप लेट आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हमारी क्या कहती है सिंपली, कि हम किसी भी बॉडी में
जब किसी भी बॉडी में जो है वो कंबाइंड लोडिंग लग रही है, व्हेन अ बॉडी अंडरगोज अ कंबाइंड लोडिंग, जब बॉडी जो है वो किसी कंबाइंड लोडिंग के अंदर जा रही है, उसमें कई सारे तरह के लोड लग रहे हैं। अब कंबाइंड लोडिंग किस तरह की होती है? कंबाइंड लोडिंग इज लाइक दिस। कंबाइंड लोडिंग जो है वो किस तरह की होती है? जैसे यूनी एक्सियल हमने देखी थी, तो कंबाइंड कैसी होगी? कंबाइंड होगी, ये कोई लोड है, इस पे ऐसे भी लग रहा है सिग्मा एक्स, ठीक है ना, इस तरह से यूनी एक्सियल सिग्मा एक्स भी लग रहा है, ये सिग्मा वाई भी लग रहा है, और सिग्मा वाई ऐसे भी लग रहा है, और साथ साथ जो है उसमें शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। इस तरह से यही तो होगी कंबाइंड लोडिंग, लाइक दिस, है ना, ये होगी कंबाइंड लोडिंग। बस ये हो गए सारे कंबाइंड लोड एक साथ। शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस जो है, भाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है। तो शेयर नॉर्मल हमें दोनों लगा के दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंबाइंड लोडिंग बोलेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल, बिल्कुल सही, समेशन ऑफ ऑल, यहां पे सब कुछ है। अब यहां पे देखिए, ठीक है ना, दिस इज अवर कंबाइंड लोडिंग। अब यहां पे देखिए, अब सिंपल सी बात करें तो आपको पता है कंबाइंड लोडिंग में मेजर माइनर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम लोग? तो आपको याद होगा कंबाइंड लोडिंग में मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम लोग? सिग्मा 1, 2, याद है आपको फॉर्मूला? अब ये बेसिक फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या होता है सिग्मा 1, 2? दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारे पास। क्लियर है, समझ आई बात? ठीक है ना, ये होता है हमारे पास। तो इस थ्योरी इसका स्टेटमेंट क्या है उस पर अभी आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सिंपल क्या है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस थ्योरी इज दिस, हमारा ये एक मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, ठीक है। सबको सब जानते हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला। नाउ सब जानते हैं इतना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि जो भी सिग्मा 1 मेजर और सिग्मा 2 माइनर, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, ठीक है। अब बताओ हमें सेफ किसके लिए करना है? मैक्सिमम वाले के लिए कि मिनिमम वाले के लिए? इतना सा पहले बात बताओ, हमें सेफ जो है वो किसके लिए करना है? मैक्सिमम वाले के लिए कि मिनिमम वाले के लिए? भाई दोनों है ना हमारा, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, इन दोनों के लिए हमें लेके चलना है। तो ये मेजर माइनर, ये क्या है? मेजर मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ध्यान समझना, बहुत छोटी सी बात है, एक कहते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमें वैल्यूज दी रहेंगी उन वैल्यूज से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, उन वैल्यूज से हमने कैलकुलेट कर दिया, मेजर और माइनर दोनों निकाल दिए। अब ये मेजर और माइनर जो है, ये मैक्सिमम मिनिमम जो हमने निकाले, ये कैसे हो सकते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट केस के हो सकते हैं। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट केस क्या हो सकता है, अब समझो डिफरेंट डिफरेंट केस जो है ये मैक्सिमम मिनिमम का क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट केस हमारा क्या हो सकता है? पहला केस ये हो सकता है, दैट इज यहां पे जो है वो सिग्मा 1 लग रहा है और ये सिग्मा 2 लग रहा है, ठीक है। ये क्या है? दोनों लाइक, भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, सिग्मा 1 ये जो हम निकाल रहे हैं ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, ये सिग्मा 1 लग रहा है, सिग्मा 2 लग रहा है, और दोनों क्या है? लाइक स्ट्रेसेस हैं, लाइक स्ट्रेसेस। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि सारे यहां पे आ जाएं, एक सेकेंड, ठीक है। डिफरेंट केसेस क्या क्या, मैं प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं बच्चों, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो निकालोगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या क्या हो सकते हैं, हम इसकी प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, सिंपल समझ लीजिए। तो क्या क्या हो सकते हैं? पहला ये हो सकता है कि दोनों ही लाइक हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसा हो सकता है, मतलब सिग्मा 2 जो है वो कंप्रेसिव हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? सिग्मा 2 ठीक है, सिग्मा 2 टेंसाइल लग रहा है, लेकिन सिग्मा 1 जो है वो कंप्रेसिव हो गया, सिग्मा 1 ठीक है। चौथा केस क्या हो सकता है बताओ?
भाई इससे ज्यादा कोई केस हो सकते हैं? टेंसाइल कंप्रेसिव कुछ भी हो सकता है। एक तो चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है दोनों कंप्रेसिव हो। तो चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा केस हो सकता है दोनों कंप्रेसिव हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये हमने निकाली है स्ट्रेस कंडीशन कि हो क्या क्या सकता है। तो हो ये सकता है कि या तो दोनों टेंसाइल हो, तो दिस इज कॉल्ड लाइक स्ट्रेस, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि एक टेंसाइल एक हमारा कंप्रेसिव हो, तो ये हो गया अनलाइक स्ट्रेस की कंडीशन, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? ये वाला कंप्रेसिव हो, वो सिग्मा 1 वाला सिग्मा 2, ये भी अनलाइक हुआ। और चौथा क्या हो सकता है कि चौथा जो है वो दोनों कंप्रेसिव हो, तो ये भी लाइक होगा। समझ रहे ना? ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी स्ट्रेस में, ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। समझ आ रही बात? तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से हो सकता है। ये हम क्यों ले रहे हैं? ताकि इससे हम लोग एक स्ट्रेस की इक्वेशंस बना सकें कि इक्वेशन जो है वो क्या हो सकती है। देखिए अब ध्यान से समझिए, अब जो भी आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 यहां से निकालेंगे, जो भी आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 यहां से निकालेंगे, वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कितना होना चाहिए? वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो हमारा इन जनरल हम क्या बोलेंगे कि भैया डक्टाइल मटेरियल अगर है चेक करने वाला, तो वही सेम कंडीशन कि सेफ कंडीशन क्या है? सेफ कंडीशन हमारी क्या है कि सिग्मा 1 जो है, सेफ कंडीशन ये है कि सिग्मा 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा y होना चाहिए, या अल्टीमेट बोले, ठीक है? सिग्मा y या अल्टीमेट। सिग्मा y किसके लिए? अगर डक्टाइल मटेरियल यूज करो। सिग्मा u किसके लिए? अल्टीमेट किसके लिए? अगर ब्रिटल मटेरियल चेक कर रहे हो। मतलब ब्रिटल मटेरियल के लिए ये थ्योरी लगा रहे हो तो सिग्मा y को कंपेयर करेगा यहाँ पे, और डक्टाइल के लगा रहे हो तो सिग्मा y को, और ब्रिटल के लगा रहे हो तो सिग्मा u को। ये तो समझिए, ये समझा दिया मैंने आपको। तो सिंपल ये इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। ऐसे ही मैं सिग्मा 2 के लिए भी लिखूं तो सिग्मा 2 भी क्या बोलूंगा? लेस देन इक्वल टू सिग्मा y और सिग्मा u। सिंपल, ठीक है ना? ये हमने बोला कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है ना? समझ आई बात? नाउ अब यहां पे हम सिंपल बात करें कि ये सारे केस क्या हो सकते हैं। अब देखो ये सारे केस ये हो सकते हैं कि कोई टेंसाइल कोई कंप्रेसिव हो सकता है, तो मैं यहां पे सिंपली क्या कर दूं, प्लस माइनस लगा देता हूं। मतलब देखो ये मैंने मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए, तो अब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिग्मा 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सिग्मा y भी हो सकता है। सिग्मा 2 जो है वो भी लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा y भी हो सकता है। तो अब ये दोनों कंप्रेसिव कंप्रेसिव और टेंसाइल टेंसाइल, मतलब कंप्रेसिव के लिए भी सेम कंडीशन है और टेंसाइल के लिए भी सेम कंडीशन है। ठीक है ना? तो 1 वाला एक बार यील्ड टेंसाइल के लिए लिख लिया, 1 वाला एक बार यील्ड आपका नेगेटिव के लिए लिख लिया, कंप्रेसिव के लिए लिख लिया। 2 वाला एक बार टेंसाइल के लिए लिख लिया, 2 वाला एक बार कंप्रेसिव के लिए लिख लिया। बस अब ये सारी कंडीशन चारों यहां आ गई। तो हमने ये चारों कंडीशन जो समझी पॉजिटिव नेगेटिव वाली, वो इसीलिए समझी कि ये जो है वो कंबाइंड हो सकता है। आप नोट कर सकते हैं। नाउ देखिए इतनी सी बात समझ में आई। तो बस अब ये सिर्फ कंडीशंस आपको समझनी थी और कुछ नहीं। ठीक है ना? ये मैंने कंडीशन बनाई आपकी कुछ, यहां पे 4 कंडीशन हमने बनाई कि ये 4 कंडीशंस क्या हो सकती हैं। बस इस बात को समझो बच्चों, वो 4 कंडीशन सिर्फ ये है भाई, हमें इतना सेफ कंडीशन, हमें सिर्फ ये पता था कि जो भी स्ट्रेस हमारा लग रहा है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड फॉर डक्टाइल, या फिर लेस देन इक्वल टू अल्टीमेट फॉर ब्रिटल। इतना हमें पता है। ठीक है? समझ आई बात? क्लियर है? इतना हमें पता है। नाउ अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 कंडीशन, तो वो कंप्रेसिव भी हो सकता था, वो टेंसाइल नेचर भी हो सकता था, हमने देखा अलग अलग। तो मैंने ऐसी 4 कंडीशन बना दी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये 4 कंडीशन को बच्चों अप्लाई करना है हमारे ग्राफ में। नाउ अब मैं यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा बस। ये है हमारे पास सिग्मा 2 मान लीजिए, ये है हमारे पास सिग्मा 1। ठीक है? मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है? समझ आए बात? ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। नाउ अब यहां पे देखो, यहां पे देखो,
एक एक करके इक्वेशन उठाओ। अल्टीमेट छोड़ो ना, हम मान लो हम डक्टाइल मटेरियल को चेक कर रहे हैं तो अल्टीमेट हटा देते हैं फिलहाल, सिग्मा वन डक्टाइल या ब्रिटल जिसको भी चेक करो, वाई और यू आप जो मर्जी लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हम मटेरियल के हिसाब से चेंज कर देंगे, वैल्यू रहेगा, तरीका वही। ठीक है, तो आप सिर्फ तरीका देखें। पहली इक्वेशन क्या बोलती है, सिग्मा वन। अब लिमिटिंग केस के लिए लोगे, लिमिटिंग केस के लिए तो लेस देन मत सोचो, लिमिटिंग केस के लिए आप इक्वल टू बोलोगे, मतलब लिमिटिंग मतलब इक्वल, लिमिट तक, कि ज्यादा से ज्यादा ये सिग्मा वन कितना हो सकता है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, बस सिग्मा वाई से आगे चले जाएगा तो फेल है, मैक्सिमम सिग्मा वाई तक हो सकता है, इसलिए हमने इक्वल टू लगाया। तो मैक्सिमम कहां तक वैल्यू हो सकती है, सिग्मा वाई तक, तो हमें इक्वल टू मानना है। तो यहां पे क्या हुआ, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा वाई, तो मान लेते हैं सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा वाई। अब ये कौन सी लाइन हुई, देखो सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा वाई, सिग्मा वन की वैल्यू सिग्मा वाई तक है, तो मान लीजिए हमने सिग्मा वन की वैल्यू कहीं सिग्मा वाई तक यहां तक ले ली, ये वैल्यू सिग्मा वाई तक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस वैल्यू को ड्रॉ कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है वो कुछ यहां तक है, तो हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये सीधी लाइन हमें क्या बता रही है, यहां तक वैल्यू सिग्मा वाई, सिग्मा वन इज इक्वल टू प्लस ऑफ सिग्मा वाई, पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव साइड हमने ड्रॉ की ना, सिग्मा वन की पॉजिटिव साइड हमने ड्रॉ करी, ये लाइन सिंपल, क्लियर है, समझ आ रही बात। नाउ थोड़ा और बड़ा कर लें इसे, चलो खैर ठीक है, ऐसे ही सेम। अब दूसरी वैल्यू क्या है, देखो कह रहा है सिग्मा टू इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ सिग्मा वाई, है ना, ये भी प्लस था, तो ये भी दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल सिग्मा टू इज इक्वल टू प्लस ऑफ सिग्मा वाई। अब सिग्मा टू कहां है, पॉजिटिव ये रहा, तो प्लस ऑफ सिग्मा वाई, तो जितना सिग्मा वाई, जितना दूरी ये थी उतनी दूरी यहां चलो सिग्मा वाई, भाई ये वैल्यू सिग्मा वाई है ना, जहां तक भी वैल्यू आपने निकाली ये सिग्मा वाई है, ठीक है, तो उतना ही चलो यहां भी सिग्मा वाई, तो मान लीजिए यहां भी उतनी वैल्यू चले, तो कहीं यहां आ गई सिग्मा वाई, ये वैल्यू जो है वो क्या है, सिग्मा वाई है। तो आपने यहां से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, यहां से भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो यहां से भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। इसको भी सीधा हम खींच लेते हैं कुछ ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, समझ आई बात। नाउ थर्ड इक्वेशन देखो, सिग्मा वन जो है वो किसके बराबर हो सकता है, माइनस ऑफ सिग्मा वाई के बराबर हो सकता है। सिग्मा वन जो है माइनस मतलब सिग्मा वन जो है नेगेटिव साइड में आ जाओ, अब नेगेटिव साइड में सिग्मा वाई चलो, तो उतना ही सेम सिग्मा वाई हम नेगेटिव साइड में चले जितना वहां चले थे, ठीक है ना, जितना यहां चले थे उतना ही सिग्मा वाई जो है आप नेगेटिव साइड में चलो, तो आप कहीं यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, ये सिग्मा वन क्या है, नेगेटिव साइड है, तो यहां पे आ जाते हैं, मान लीजिए हम कहीं वैल्यू लेके इधर, ठीक है ना, बराबर है, तो यहां से हमने सिग्मा वाई की वैल्यू यहां से खींच दी सीधा नीचे ऐसे, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये है सिग्मा वन इज इक्वल टू प्लस सिग्मा वाई, ये क्या है सिग्मा टू इज इक्वल टू प्लस सिग्मा वाई, ये क्या है सिग्मा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई। अब लास्ट क्या है हमारे पास, देखो सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई, तो सिग्मा टू किधर है, नीचे को, माइनस है ना नीचे को, माइनस ऑफ सिग्मा वाई, तो मतलब यहां पे भी सिग्मा वाई चलो आप, सिग्मा वाई जितना है, और यहां पे भी आपने एक पॉइंट मारा और एक लाइन जो है वो सीधी सीधी यहां से भी खींच दी, ठीक है, हमने इससे भी जो है वो सीधी सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझ लो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, नॉट रेक्टेंगल, जब चारों तरफ से बराबर है सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई, तो रेक्टेंगल कैसे होगा, तो स्क्वायर हुआ ना, समझ रहे बात को, दैट इज स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो यहां पे समझो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो फिर से बता रहा हूं, हमने कोई टेंसाइल टेस्ट किया किसी मटेरियल का, ठीक है, उससे वैल्यू निकल के आई, मान लीजिए स्टील मटेरियल है, ध्यान से समझो मेरे साथ साथ, चाहे आप आंखें बंद कर सकते हो, मेरी बात सुन सकते हो बस, हमने कोई टेंसाइल टेस्ट किया किसी मटेरियल का, उसकी सिग्मा वाई की वैल्यू प्लस निकल के आई हमारी कुछ 200 मेगापास्कल, टेंसाइल टेस्ट में 200 मेगापास्कल। कंप्रेसिव टेस्ट किया, ठीक है, ये एजम्पशन है यहाँ पे, जितने टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ली हमने, तो वो भी निकल के आई माइनस का 200 मेगापास्कल, समझे। तो टेंसाइल टेस्ट किया यूटीएम में, यूनी एक्सियल लोडिंग में 200 मेगापास्कल सिग्मा वाई प्लस का सिग्मा वाई और माइनस का सिग्मा वाई 200 मेगापास्कल, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई हमारा केस था कंबाइंड लोडिंग का, उस कंबाइंड लोडिंग से हमने उसके मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले,
जो भी उस पर जिस तरह के लोड लग रहे थे कंबाइंड, उससे हमने मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले। अब हमने उस मेजर और माइनर को किससे कंपेयर किया, हमारे टेंसाइल टेस्ट से जो रिजल्ट आए थे सिग्मा प्लस वाई और सिग्मा माइनस वाई, ठीक है, माइनस सिग्मा वाई और प्लस सिग्मा वाई, उससे कंपेयर किया। पहले टेंसाइल वाले को कंपेयर किया, फिर कंप्रेसिव वाले को कंपेयर किया, तो उससे ये 4 इक्वेशन बनी। उन 4 इक्वेशन से तो मतलब वो 200 200 जो वैल्यू थी आई निकल के टेंसाइल टेस्ट से, वो हमने क्या किया भाई, 200 इधर 200 इधर 200 इधर 200 इधर, तो एक 200 200 खींच के एक रीजन बन गया। समझ आ रही बात? तो जब ये 4 लाइनें ड्रॉ होंगी तो इसके अंदर का रीजन ये वैल्यू भी आ गई ना, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई, ठीक है। ये 4 वैल्यू ड्रॉ होंगी तो इसके अंदर अपने आप ही एक रीजन जो है वो कवर हो गया। समझ आ रही बात? इसके अंदर जो है ये एक रीजन जो है वो कवर हो गया, तो ऑटोमेटिकली दैट रीजन विल बिकम रीजन ऑफ सेफ्टी, रीजन ऑफ सेफ्टी। अब ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि इसको समझ गए पहली वाली को तो आप सब कुछ समझ गए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्या वाई इंटरसेक्ट लाइंस, पॉइंट टू पॉइंट कैसे चलोगे, पॉइंट टू पॉइंट कैसे चलोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैसे जोड़ोगे, ये कोई एक इक्वेशन तो है नहीं भाई, 4 इक्वेशन है ना, तो 4 लाइन ड्रॉ होंगी। वो 4 इक्वेशन मतलब क्या होता है, अब देखो ना, अगर मैं आपको बोलूं, देखो कोई बात नहीं, हर तरह से समझो, मैंने कहा पहले वाली को ढंग से समझ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बोलूं, मान लीजिए कोई एक्स ड्रॉ करो, मैं बोलूं एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू -10 है, वाई की वैल्यू -10 है। अब मैं बोलूं इस कर्व को ड्रॉ करो, ग्राफ को ड्रॉ करो, बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे इसको ड्रॉ, क्योंकि आपको एक्स वाई समझ आता है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 समझ नहीं आता। ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ करोगे, ये 0 है, बताओ एक्स की वैल्यू 10, कहां मारोगे पॉइंट, 10 यहां मारोगे, मारोगे है ना, तो एक्स की वैल्यू 10 की लाइन ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करोगे लाइन, एक्स की वैल्यू लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, 10 की लाइन ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे ना भाई, एक्स इक्वल 10 मतलब एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है 10, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है 10, तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट लाइन सीधी तो आएगी, दैट इज एक्स इक्वल टू 10 की स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, है ना। y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 कहां, यहां है, ये खींची, ठीक है। x इज इक्वल टू -10 यहां है, -10 ये खींची, y इज इक्वल टू -10 नीचे है, ये खींची, तो अपने आप ही कवर हो गया ना रीजन। भाई 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, तो वहां पे हम ऐसे एरिया रीजन कवर करते थे, तो सिंपल ये कवर हो गया रीजन। समझ आ रही बात? अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दोगे तो ये लाइन जो होगी उसकी इक्वेशन कहां है हमारे पास, ये तो 2 पॉइंट को मिलाने वाली हो गई ना, ये दोनों की इक्वेशन एक साथ कहां से मिलेगी, ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं एक्स और वाई वाली। समझ आ रही बात? ये लाइन जो आप कह रहे हो ना दोनों पॉइंट को मिलाए थे, ये तब मिलती जब x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया होता, जो आगे आएगी हमारे पास। तो अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई, अगर ऐसी इक्वेशन होती तो मिलाते उन 2 पॉइंट को। समझ आ रही बात? तब मिलाते उन 2 पॉइंट को, यहां पे तो सीधा ऐसे ही खींचेंगे ना भाई, ये लाइन अगर जोड़नी है तो उसके लिए ये इक्वेशन होनी जरूरी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू सी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, समझो ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तभी तो बोलोगे आप कि y 0 हुआ तो 1 पॉइंट आया, y 0 हुआ तो 1 पॉइंट आया, x 0 हुआ तो दूसरा पॉइंट आया, तब दोनों को मिलाओगे आप, तो इसकी इक्वेशन होगी ये। ऐसी तो इक्वेशन कोई है ही नहीं, यहां तो सिर्फ x और y की इक्वेशन है। समझ आई बात? समझ आई बात? वेरी गुड, ठीक है ना। अभी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं, अगर आप ये नहीं भी समझे अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं। देखो, अब एक सिंपल सा कुछ भी उठाते हैं, कोई मटेरियल उठाते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई हथौड़ा उठा दूं फिर आज, चलो छोड़ो, मान लीजिए मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई बड़ा मटेरियल है, चलो ये बोतल, हमारी मेटेलिक बोतल हमेशा काम आती है, इसको ही समझते हैं ध्यान से। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, बिल्कुल बेसिक सी बात, ठीक है। ये मेरा कोई मशीन का पार्ट है, ठीक है, जिसको मैंने जब, अब ध्यान से समझिए मेरी पूरी बात, आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्न हो जाओ, सामने देखो, ठीक है। ये मेरा कोई मशीन का पार्ट है, ठीक है, ये मशीन का पार्ट मैंने कहीं लगा रखा है, कहीं भी वो फिट हो गया, काम चल करता है अपना, ठीक है। समझ आए बात? क्लियर है? ठीक है, ये मशीन का पार्ट मेरा कहीं भी फिट हो रखा है और वो फिट होके क्या करता है, काम करता है अपना जो भी है। तो इस पे कई तरह के लोड लगते होंगे, तो इस पे जो कई तरह के लोड लग रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया उसे दैट इज कॉल्ड कंबाइंड लोडिंग, ठीक है। अब इसमें कई तरह के लोड लग रहे हैं, सिग्मा एक्स भी लग रहा है, सिग्मा वाई भी लग रहा है, शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है, ठीक है।
जो हमने पहले बनाया था डायग्राम, सिग्मा सिग्मा वाई, इस तरह के कंबाइंड लोड लग रहे हैं इसमें, ठीक है। तो उस कंबाइंड लोड से हमने क्या किया, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली। समझ आ रही बात, हमने माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की। इतना तो समझ गए, वो निकालना आपको मोर सर्कल से आता है कि किसी की मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझ गए। तो अब ये सिंपल, मैंने प्रैक्टिकल क्या बोला कि कोई बॉडी आपकी कंबाइंड स्ट्रेस के अंदर चल रही है तो उससे आपकी सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू आपको निकालनी आती है, आपने निकाल दी, बात खत्म। अब मान लीजिए, अब इसको साइड कर दीजिए। अब आप क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाना, तो आपने ये जिस बॉडी, जिस मटेरियल का ये बना होगा बॉडी, उस मटेरियल को लिया आपने, उस पे टेंसाइल टेस्ट किया आपने, ठीक है। तो आपने वैल्यू निकाली उसकी कि खींच के टेंसाइल टेस्ट में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यील्ड वैल्यू। तो सिग्मा वाई की यील्ड पॉइंट, कहां पे वो डिफॉर्म, परमानेंट डिफॉर्म होता है, वो यील्डिंग, तो वो सिग्मा वाई की वैल्यू आपने निकाली और आपने कहा भैया ये आ रही है इसकी सिग्मा वाई की वैल्यू प्लस सिग्मा वाई की, ठीक है, ये निकाली। दूसरा, फिर आपने इसे कंप्रेस किया यूटीएम मशीन में और आपने उसकी कंप्रेसिव वैल्यू भी निकाल ली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा वाई कितनी है, कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, कब इस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी, वो भी आपने निकाल ली, सिग्मा वाई सिग्मा वाई। समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमने किससे निकाली, यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट से निकाली, क्योंकि यही डेटा हमें पता होता है। अब ये 200 200 भी हो सकती है ना, ये 250 250 भी हो सकती है, पर ये हमने यहां पे मान के चले हैं कि जितनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये हम मान के चले हैं, ये आपको लेके चलना है, क्योंकि जनरली बॉडी की होती है, तो जितनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब चाहे ये वैल्यू 200 आई हो, 250 आई हो, 300 आई हो, जो भी आई है, ये वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हमने किससे कंपेयर किया, अब आ जाओ वापस अपने मशीन पार्ट को निकालो जहां आपने रखा था। ये मशीन पार्ट के आपने मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि उसमें कंबाइंड स्ट्रेस लग रहे थे, उससे आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल दी, बस। अब आपने उठाया सिग्मा 1 को एक बार टेंसाइल वाली वैल्यू से कंपेयर किया, एक बार कंप्रेसिव वाली वैल्यू से, ठीक है ना। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, टेंसाइल वाली वैल्यू से फेल हो सकता था, कंप्रेसिव से फेल हो सकता था, दोनों से कंपेयर कर लिया कि दोनों से लेस होना चाहिए तभी सेफ है। हमने एक बार उसको सिग्मा 2 की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू उसको भी कंपेयर कर लिया कि इससे भी सेफ होना चाहिए, समझ गए। तो हमने ओवरऑल कंडीशन बना दी कि इन चारों से जो है वैल्यू कम होनी चाहिए, चारों वैल्यू जो है वो इससे कम होनी चाहिए, तो हमारा सेफ रहेगा। बस उसी सेफ्टी ऑफ रीजन को हमने यहां ड्रॉ कर लिया, सिंपल बात। और इक्वेशन से मैंने बता दिया आपको एक्स और वाई कंपेयर में कैसे बनाया ये, समझ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पर भी ये थ्योरी लगाते हैं, ठीक है ना, अगर वो कह रहा है अगर आप कहीं पर भी ये थ्योरी लगाते हैं तो आप आसानी से एक रीजन ऑफ सेफ्टी बना सकते हैं। और कल के दिन जब मैं फिर से इस मटेरियल पीस को उठाऊंगा, ये हमारा जो सेम मटेरियल होगा, इस मटेरियल पीस को कहीं भी लगा होगा किसी दूसरी मशीन में, उसमें कुछ और स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, तो उसके हिसाब से मैंने निकालूंगा और मैं कहूंगा कि मेरा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है मानो इतना इतना आ रहा है। तो मैं बस ये देखूंगा कि वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस रीजन के अंदर आ रहा है इस मटेरियल के लिए, क्योंकि इस मटेरियल की बाउंड्री मैंने बना चुका हूं, इस मटेरियल की बाउंड्री में बना चुका हूं। तो इस मटेरियल में जैसे भी स्ट्रेस लग रहे हैं कल के दिन पे, उसके हिसाब से मैं ये चेक करूंगा कि जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं उस स्ट्रेस की वैल्यू के हिसाब से सिग्मा 1 सिग्मा 2 मेरा क्या है। तो वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो अगर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर आ रहा है तो सेफ है, और इससे बाहर जा रहा है तो अनसेफ है। क्यों, क्योंकि इस मटेरियल की यील्ड वैल्यू के हिसाब से मैंने उसका रीजन जो है ड्रॉ कर लिया, उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर ली कि भैया इस मटेरियल के यील्डिंग के हिसाब से ये बाउंड्री रहेगी, ठीक है ना, ये बाउंड्री रहेगी, लेकिन इससे बाहर सेफ और इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर सेफ और इसके बाहर जो है वो अनसेफ होगा। बताइए समझ आया क्या। स्क्वायर होने से फायदा और नुकसान की बात नहीं है बच्चों, ये एक रीजन बन गया। अब आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो, जब हम लास्ट में करेंगे तो लास्ट में आप थ्योरीज ऑफ फेलियर को आपस में कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करके ये जान सकते हो कि कौन सा रीजन बेटर है कौन सा नहीं, ठीक है ना, स्क्वायर बेटर है या कोई और बेटर है। तो ये सिर्फ हम कंपैरिजन से जान सकते हैं कि जो है हमारे शेप का हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, और कुछ नहीं। बाकी तो सिंपल है, आपने एक दायरा बनाया है बस। बताइए बताइए समझ आया नहीं आया। समझ आया तो मैं आगे चलूं। मेजर माइनर हमने इक्वल कहां बोले हैं, मेजर माइनर इक्वल कहां बोले हैं हमें, मेजर माइनर को तो हमने कंडीशंस बिठाई हैं।
मेजर माइनर की तो हमने सेफ्टी कंडीशन बिठाई है कि मेजर जो भी होगा वो इससे तो कम ही होना चाहिए, जो भी होगा इससे तो कम ही होना चाहिए, बस यही तो बिठाई है। इक्वल कहां बोल रहे हैं हम ये थोड़ा ना बोल रहे हैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है, वो तो इक्वल आया है इस थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से इक्वल आया है। इस थ्योरी के हिसाब से बच्चों बिल्कुल स्क्वायर ही आएगा, इस थ्योरी के हिसाब से रेक्टेंगल नहीं। थ्योरी चेंज करेंगे थोड़ी तो रेक्टेंगल हो सकता है, इस थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है? अब यहां पे एक लास्ट चीज आप समझो, मुझे लग रहा है कि आज एक ही थ्योरी बहुत है आप लोगों के लिए, जिस हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे समझ लीजिए एक छोटी सी बात कि क्या ये थ्योरी जो है हमारी हर तरह के मटेरियल के लिए बेटर है, मतलब डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए बेटर है। तो यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये थ्योरी हमारे किस तरह के मटेरियल के लिए लगा। आप सब में सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेफ रिजल्ट जो है ये डक्टाइल के लिए देगी या ब्रिटल के लिए देगी, ये हम चेक करें। ये कैसे चेक करेंगे, आइए ये हम कैसे चेक करेंगे, आइए। ये थ्योरी जो है हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट डक्टाइल के लिए देगी या ब्रिटल के लिए देगी, इसको हम चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, सिंपल कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। समझिए, अब मैं केस चेंज कर रहा हूं, केस में चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं मैं लगा रहा हूं फॉर प्योर शेयर। मान लीजिए इस बॉडी में सिर्फ शेयर लग रहा होता, जो हमारी बॉडी है ये, जैसे मैंने बॉटल ली थी, इस बॉटल में कंबाइंड लोड लग ही नहीं रहे हैं, मानो सिर्फ शेयर लग रहा होता। ठीक है, इस बॉडी में सिर्फ शेयर लग रहा होता। शेयर मतलब कैसा, सिर्फ शेयर। तो शेयर कैसा होता है, सिर्फ ऐसे टॉ एंड टॉ ऐसे लग रहा होता। अगर इस बॉडी में सिर्फ शेयर लग रहा होता तो बताओ मुझे मोहर सर्कल। हाँ, अभी कोई बच्चा कह रहा था ना कि सर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर कैसे हो सकते हैं। आओ देखो, आओ देखो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर भी कहां होते हैं, कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है मेजर माइनर इक्वल नहीं हो सकते। ये देखो, अब बताओ मुझे प्योर शेयर का मोहर सर्कल बनाना आता है सबको। प्योर शेयर का मोहर सर्कल कैसे होगा, ऐसा ऐसा। प्योर शेयर का मोहर सर्कल कैसा होगा, सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 छोड़ो, आप सिंपल बताओ प्योर शेयर का मोहर सर्कल कैसा होता है। तो आप सबको पता है प्योर शेयर का मोहर सर्कल कैसा होता है, ऐसा, सेंटर से इस तरह से होता है ना। प्योर शेयर का मोहर सर्कल अगर हम बनाते हैं तो वो सेंटर से कुछ इस तरह का होता है। सेंटर में उसके कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन में होते हैं और कुछ ऐसे होता है। और ये वैल्यू कितनी होती है, रेडियस कितना होता है प्योर शेयर में, टॉ। टॉ ये तो सबको पता है ना भाई, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई स्क्वायर। ये तो सबको पता है, ये फॉर्मूला होता है रेडियस का। तो मोहर सर्कल का रेडियस कैसे निकलता है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ है नहीं, सिग्मा एक्स 0 है, यहाँ सिग्मा वाई भी 0 है, सिग्मा एक्स भी 0 है, सिग्मा वाई भी 0 है। तो क्या बचा, अंडर रूट टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, यहाँ निकल के आएगा सिर्फ रेडियस इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई। तो रेडियस इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई, तो दैट इज ये यहाँ पे रेडियस क्या है, टॉ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉ मैक्स कितना होता है, टॉ मैक्स भी टॉ के बराबर होता है। तो मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ कितने होते हैं। मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं भाई, सर्कल का सबसे दूरी का पॉइंट और सबसे नजदीक का पॉइंट। तो यहाँ तो दोनों पॉइंट बराबर है और दोनों किसके बराबर है, टॉ टॉ के। तो भैया सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी क्या होंगे, सिग्मा 1 भी इक्वल टू टॉ होगा, सिग्मा 2 भी इक्वल टू टॉ होगा। ये हुआ हमारा प्योर शेयर की कंडीशन। ठीक है ना, प्योर शेयर में हमारे कुछ ये रिजल्ट होते हैं, ये सबको पता है। मोहर सर्कल अगर आपको आता है तो ये सबको पता है कि प्योर शेयर में हमारे कंडीशन जो है वो ये होते हैं। भाई प्योर शेयर के अलावा ले क्या सकते हो बताओ, कंबाइंड स्ट्रेस में क्या लग रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं और शेयर लग रहे हैं। नॉर्मल के लिए तो हमने देख ही लिया, अब शेयर के लिए भी देख लो एक बार कि सिर्फ शेयर लग रहे हैं तो क्या होगा, है ना। सिर्फ शेयर लग रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल शेयर के लिए एक साथ देख लिया हमने, अब सिर्फ शेयर के लिए देख लो आप, क्योंकि शेयर के लिए देख के आपको पता चलेगा कि डक्टाइल के लिए बेटर है या नहीं है, ये पता चलेगा। ठीक है ना, तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखो, चलो थोड़ी देर हटा देते हैं इसे। नाउ अब सिंपल देखो, ये आया हमारा रिजल्ट फॉर प्योर शेयर। नाउ अब देखिए, इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी
थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा सिग्मा 1 जो भी निकल के आता है वो सिग्मा 1 क्या है, ठीक है 1 और 2 जो भी ले लो आप, सिग्मा 1 को ले रहे हैं हम, लेस देन इक्वल टू सिग्मा y होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सिग्मा y होना चाहिए, यही थ्योरी कहती है। मान लीजिए सिग्मा y को मैं ले लेता हूं किसी भी मटेरियल के लिए, फॉर एनी मटेरियल, मान लीजिए सिग्मा y इज इक्वल टू 350 मेगा पास्कल है, ठीक है मान लेते हैं फॉर एनी मटेरियल सिग्मा y, लेट अस अज्यूम किसी मटेरियल के लिए सिग्मा y मानो 350 मेगा पास्कल है, ठीक है 350 मेगा पास्कल है। तो अब देखो 350 मेगा पास्कल है किसी भी हमारे इसके लिए, कोई भी मटेरियल हमने लिया। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि सिग्मा 1 जो भी हो आपका लगे बॉडी में, वो सिग्मा 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 350 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 350। यही तो है इसका मतलब कि अगर किसी मटेरियल के लिए सिग्मा y 350 आया है तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 350, यही है इसका मतलब। तो अब देखो अगर सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू 350 होना चाहिए तो फिर टॉ क्या होना चाहिए, देखो टॉ मैक्स भी टॉ के बराबर है और सिग्मा 1 भी टॉ के बराबर है ना, सिग्मा 1 टॉ के बराबर है, प्योर शेयर के लिए बोल रहा हूं, प्योर शेयर के लिए सिग्मा 1 भी टॉ के बराबर है और टॉ मैक्स भी टॉ के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉ मैक्स क्या होना चाहिए, सेम सिग्मा 1 के बराबर इज इक्वल टू 350 से कम। तो 350 से कम कितना ले ले, 350 से कम कितना ले ले, तो हम ये मान लें कि 350 से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने मान लिया सिग्मा 1 जो है हमारा वो 300 है। बताओ 300, हमारी थ्योरी क्या कह रही है, थ्योरी ये कह रही है कि भैया अगर यील्ड स्ट्रेस 350 है उससे कम होना चाहिए, तो मैंने 300 ले लिया, तो मतलब 300 मेरा सेफ है ना थ्योरी के हिसाब से, 300 मेरा सेफ है नहीं है भाई। थ्योरी क्या कहती थी इससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो हमने उससे कम ले लिया भैया, बराबर छोड़ो सेफ रखो, हमने 300 ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज सेफ, थ्योरी के हिसाब से ये सेफ है, ठीक है। तो थ्योरी के हिसाब से सेफ है तो सिग्मा 1 किसके बराबर है, देखो सिग्मा 1 और टॉ मैक्स जो है वो दोनों बराबर है प्योर शेयर के लिए। तो प्योर शेयर के लिए टॉ मैक्स भी जो है वो कितना होना चाहिए, थ्योरी के हिसाब से 300 ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी सेफ है थ्योरी के हिसाब से। तो थ्योरी के हिसाब से अगर इतना शेयर स्ट्रेस लग रहा है बॉडी पे किसी प्लेन पे तो ये भी सेफ है थ्योरी के हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये सेफ है या नहीं उसको हम चेक कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ये सेफ होगा या नहीं होगा उसको आप चेक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली सेफ होगा नहीं होगा तो याद रखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बाय एक्सपेरिमेंट हमारी एक वैल्यू रहती है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू है कि किसी भी बॉडी में जो हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो 0.57 ऑफ सिग्मा होता है, 0.57 ऑफ सिग्मा y होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ बॉडी, ठीक है ना। ये शेयर के लिए हमारे पास ये दिया रहता है, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली दी हुई है, चेक करके ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकाल रखी है पहले से कि टॉ मैक्स शुड बी 0.57 ऑफ सिग्मा y। तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू गलत नहीं हो सकती है, तो एक्सपेरिमेंट से आई है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो इस प्रैक्टिकल वैल्यू में आप अपना रिजल्ट लगा के देखो कि आपने जब सिग्मा y 350 लिया था तो टॉ मैक्स कितना होना चाहिए था। तो एक्सपेरिमेंटली टॉ मैक्स जो है वो कितना लगेगा उस बॉडी पे, तो एक्चुअल में टॉ मैक्स लगेगा उस बॉडी पे 57 इंटू 350। निकाल लो इसे जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है ये 0.57 इंटू 350, 199.5, 199.5 अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा पास्कल। समझो इस बात को, अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा पास्कल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 200 मेगा पास्कल। 199.5 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 ले लेता हूं मैं, तो लिखने में अच्छा लगेगा। तो यहां पे समझो कि प्रैक्टिकल के वैल्यू के हिसाब से जो टॉ मैक्स है आपका वो 200 मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन थ्योरी के हिसाब से थ्योरी ने क्या बोला कि भैया 300 वाला भी सेफ है, मजे करो,
ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। प्रैक्टिकली जो वैल्यू है वो कह रहा है कि भैया 200 से नीचे में सेफ है, लेकिन 200 से ऊपर जाएगा तो देयर इज खतरा। यहां पे खतरा है। किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू रखेगा फॉर एनी डक्टाइल मटेरियल, ये वैल्यू हमारी होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये होती है। तो वो कह रहा है अगर आपको डक्टाइल मटेरियल ले रहे हैं तो याद रखिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये होते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट मैं यहां पुट करूं तो ये वैल्यू डक्टाइल मटेरियल के लिए 200 मेगापास्कल से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि थ्योरी हमें ये कह रही थी अगर आपकी वैल्यू 350 है तो 300 भी ले सकते हो। तो ये तो काम खराब हो गया सारा। थ्योरी फेल हो गई डक्टाइल मटेरियल के लिए, समझे? तो डक्टाइल मटेरियल के लिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया, तो फंसा देगा आपको। ऐसी जगह से टूटेगा ना डक्टाइल मटेरियल कि बस दोबारा वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। समझ आ रही बात? तो दिस इज कंप्लीटली फेल फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो इसीलिए थ्योरी नहीं कह रही थी कुछ कि डक्टाइल के लगाओ ब्रिटल के लिए, हमने थ्योरी के रिजल्ट से चेक किया। तो जब ऐसे कई लोगों ने थ्योरी के रिजल्ट से चेक किया तो तब जाके हमने बोला भैया दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। ये थ्योरी जो है वो ब्रिटल मटेरियल सुटेबल है। ऐसी लाइन पढ़ के नहीं बोल दिया हमने, हमने यही कंपैरिजन किया, यही चेक किया हमने वैल्यू को। तो हमने यहां पे देखा कि दिस थ्योरी इज फेल या रिस्की फॉर डक्टाइल मटेरियल। फेल तो ना बोले पर रिस्की है, क्योंकि कुछ वैल्यू के लिए हो सकता है वो सेव कर दे, लेकिन कुछ वैल्यू के लिए अपने 350 लिया तो इसने खराब कर दिया सारा मामला। तो हम यहां पे साफ साफ बोलेंगे दिस थ्योरी इज नॉट प्रेफर फॉर डक्टाइल मटेरियल, दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब आप लिख सकते हो यहां पे कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल ओनली, मटेरियल ओनली। ठीक है, एप्लीकेबल ना बोल के प्रेफरेबल बोलोगे, प्रेफर फॉर। प्रेफर ये हमारी इच्छा है ना, हम प्रेफर कर रहे हैं, वो थोड़ी ना बोल रहा है कुछ। वो तो कह रहा है लगाओ मजे से लगाओ, मजे लो टूटने के। ठीक है ना, वो तो कह रहा है दिस इज थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। पर हम यहां पे जान पाए हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि दिस थ्योरी इज प्रेफर फॉर ब्रिटल मटेरियल, इसलिए हम ये थ्योरी को ब्रिटल मटेरियल के लिए प्रेफर करेंगे ना कि डक्टाइल मटेरियल के लिए। क्योंकि प्योर शेयर आप जब भी चेक करोगे बच्चों, हर थ्योरी को हम लोग प्योर शेयर के लिए चेक करेंगे, वो इसीलिए करेंगे कि वो थ्योरी डक्टाइल के लिए सेफ है या नहीं। तो अगर सेफ होगी तो हम डक्टाइल के लिए भी उस थ्योरी को लगाएंगे, नहीं तो फिर वो सिर्फ ब्रिटल के लिए ही रहेगी। बताइए समझ में आया ये एनालिसिस? नहीं आया? आप एक थ्योरी समझो बच्चों, कोई बात नहीं, ये नहीं कह रहे हम एक ही लेक्चर में पांचों थ्योरी समझो, कोई दिक्कत नहीं है। एक समझो, लेकिन एक बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कभी ना भूली जाए। बताइए, क्लियर हो गया? ब्रिटल के लिए तो ऑटोमेटिकली चेक हो रखी है ना, वो ब्रिटल के लिए तो ऑटोमेटिकली चेक हो रखी है। ब्रिटल में तो अल्टीमेट के अलावा कुछ लगना ही नहीं है, यील्डिंग उसमें होती ही नहीं है। यील्डिंग के लिए सेफ होगा तो अल्टीमेट के लिए सेफ ही होगा वहां पे। क्लियर है? क्योंकि ब्रिटल में जो है वो शेयर के लिए तो ब्रिटल होता ही नहीं है ना। समझ आ रही बात? शेयर में तो ब्रिटल फेल ही होता है, तो शेयर उसके लिए तो लगानी ही नहीं है। समझ आया? तो क्लियर बताइएगा ये चीज समझ अगर आपकी आई है तो बस अब सारी थ्योरीज इसी लय में चलेगी। तो फिर भी मैं कोई जल्दबाजी ना बचाते हुए आपको समय दे रहा हूं, कोई बात नहीं, एक थ्योरी करते हैं, आप समय लो, इसको अच्छे से समझो। अगर आपके दिमाग में उतर जाती है बात तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो और दूसरे लेक्चर में आपको मैं इसका रिस्पांस, चलो आज इस लेक्चर को मैं फ्री करता हूं सबके लिए। चलिए, वैसे तो लेक्चर कभी भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये वीडियोस वाले स्पेशल वीडियोस सीधा यहां से लेने के बाद वीडियो पैक में सबमिट हो जाएंगे। लेकिन चलो आज एक लेक्चर सबको फ्री दिया, आज ये लेक्चर जो है वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा। और इस पे आप इस लेक्चर से क्या सीखे हैं, क्या बेटर लगा है, कितना अच्छा लगा है, ये कमेंट जरूर करिएगा प्रॉपर, तब जाके मैं इसका सेकंड थ्योरी और थर्ड थ्योरी फिर तो फटाफट समझेंगे। पहली थ्योरी में समय लगना था चीजें को समझने का। क्लियर है? तो प्लीज भर के इस लेक्चर को अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं ये पेड है लेकिन आप सबके लिए फ्री है, इसको समझ जाते हैं तो इस पर रिस्पॉन्स दीजिए, तो आगे भी फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इस टॉपिक को। नहीं तो मैं ये मानूंगा कि अभी मैं थ्योरी ऑफ फेलियर समझाने लायक आपको नहीं हूं, मुझे थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो फिर मैं यही मान के चलूंगा और मेहनत करूंगा, आगे जाके फिर किसी और मेहनत के साथ लौटूंगा। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीधा कल ही हमारी अगली थ्योरी। थैंक यू वेरी मच। तो आज आपके रिस्पॉन्स देखने के बाद ही कल का लेक्चर होगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ।